नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए, फटाफट लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत जी आपका। मोदी जी का 197 मिनट से ज्यादा का पॉडकास्ट तो आपको याद होगा। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को बुलाया था पॉडकास्ट करने के लिए। ये सिलसिला बहुत पुराना है। एक कनाडाई नागरिक, आम चूसने का जानकार अक्षय कुमार, वहां से सिलसिला शुरू हुआ था। ये सिलसिला है जुमले का, ये सिलसिला है फर्जीवाड़े का, ये सिलसिला है देश को अंधभक्त बनाने का, ये सिलसिला है ब्रेन वॉश करने का, ये सिलसिला है एक व्यक्ति की ब्रांडिंग करने का। वो सिलसिला जारी है। उस सिलसिले में जो अंतिम स्टॉपेज है, हम उस वाले स्टॉपेज पे आज चलते हैं। 197 मिनट का याद होगा, हमने चर्चा भी किया था। उस 197 मिनट को समझने की कोशिश किया था कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं और हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कितना आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उससे इतर 32 मिनट राहुल गांधी के, उस 197 मिनट पर ये 32 मिनट बहुत भारी पड़े हैं। हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इन्होंने कौन से बड़े पत्रकार को दिया पॉडकास्ट में, पहले का दो सवाल जो जो पैदा हो सकते हैं। तो दरअसल ये पॉडकास्ट ब्रांडिंग के लिए, जनता के लिए रिलीज ही नहीं किया गया है। ये नेहरू सेंटर में सिर्फ नेहरू पर बातचीत का एक सिलसिला था। लेकिन जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। यहाँ पर विश्व का, दुनिया का, बाइडेन का, ट्रंप का और मस्क का, मोदी का ये विषय नहीं था। यहाँ पर डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, मार्केट क्रैश कर रहा है, यह भी विषय नहीं था। एक सामान्य नेहरू सेंटर में, जैसे अब हम गांधी के किसी तमाम विश्वविद्यालयों में गांधीयन थॉट एक अलग डिपार्टमेंट है, वहां बैठे और गांधी के विचारों पर एक हो ना, जैसे सेमिनार वगैरह होता है विषय पर, पर अम्बेडकराइट करते हैं, तो एक विषय नेहरू विषय पर ये चर्चा थी मात्र। हम तो पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम भी गलत ही शब्द उसको दे रहे हैं पॉडकास्ट का। ये सिर्फ नेहरू पर चर्चा थी। लेकिन नेहरू पर चर्चा जब शुरू हुई तो फिर वही बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। मैं कुछ क्लिप्स सुनवाऊंगा दर्शकों से, पहले मैं बता देता हूं क्या करेंगे हम। कुछ क्लिप्स, 4-5 छोटी-छोटी क्लिप्स हम लाएंगे जो लगता है कि महत्वपूर्ण है इस चर्चा के लिए। हालांकि महत्वपूर्ण तो पूरी वो 32 मिनट है। ये लाएंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे और आखिर में इस शो के हम पूरे 32 मिनट का पॉडकास्ट वो आपके लिए छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि पूरा बड़ा महत्व। राहुल गांधी के साथ जो कमी है सबसे बड़ी, हम कमी से शुरुआत कर देते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि राहुल गांधी का एजेंट आ गया। कमी सबसे बड़ी ये है कि आधा घंटा 32 मिनट इतना शानदार चर्चा हुई, फिलोसफिकल, इसमें दर्शन था इस चर्चा में, लेकिन अंग्रेजी में बोले। महोदय अगर हिंदी में बोलते तो इस देश के आम जन तक वो भाव और भावना पहुंच पाती। अंग्रेजी में बोले, यही सबसे बड़ी कमी है। उस कमी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। मैं पॉलिटिशियन हूं नहीं। आप मानो चाहे ना मानो, एलओपी बना दो, कुछ बना दो, पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं। खैर, ये अब हम चलते हैं हेमंत भाई के पास, लेकिन सबसे पहली क्लिप सुनाइए। अगर नेहरू 5 मिनट के लिए राहुल गांधी के सामने आ जाते तो राहुल और नेहरू की क्या बातचीत होती, सुनिए। सपोज I suddenly disappear and you find Jawaharlal Nehru sitting here. क्या पूछोगे उनसे? आपको 5 मिनट मिलते हैं उससे बात करने में, क्या बात करोगे? I'd say to him, tell me the one thing that you think I should never ever do. Okay. और? And I know the answer to that. What is that? Compromise with the RSS. ठीक है। यानी अगर 5 मिनट के लिए नेहरू, संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर मैं यहां से एकाएक गायब हो जाऊं और मेरी जगह पर यहां नेहरू बैठे हों, आपके पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त हो कुछ पूछने के लिए, तो क्या पूछोगे? तो राहुल ने कहा कि मैं पूछूंगा कि मुझे क्या ऐसा है जो पूरे जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, और मुझे पता है कि क्या उत्तर मिलेगा उनसे। उत्तर मिलेगा कि आरएसएस से कंप्रोमाइज मत करना। यही उत्तर होगा नेहरू का। हेमंत भाई, 32 मिनट में अडानी, अंबानी, संघ, सावरकर, मोदी, अंग्रेज, राजा महाराजा, शैव,
कबीर, नानक, जातिवाद, लोकतंत्र, सबको टच किया 32 मिनट। लेकिन ये जो आखिरी है, हम उल्टा चल रहे हैं, ये आखिरी से उठा रहे हैं। आखिरी में जो कहा कि संघ से कभी समझौता नहीं, असली पीड़ा तो यही है शायद। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम एकदम हमने ऑल ऑफ ए सडन प्लान किया, इसके पीछे कारण यही था कि बहुत सारे लोगों को जो एक ओवर ए पीरियड ऑफ 11 इयर्स जो एक इस्टेब्लिश किया गया है कि पप्पू 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 करके, जो भी व्यक्ति राहुल गांधी को पप्पू मानता है, मैं उसको सबको ये कहूंगा कि सबसे पहले वो केवल इस वीडियो को सुन लीजिए, इस पॉडकास्ट को सुनिए, 32 मिनट 17 सेकंड जरूर लगेंगे, और खुद अपना इंडिपेंडेंट फैसला कीजिए कि कौन क्या है। बिल्कुल फ्री विलिंग है। आपने जैसे कहा कि किसी का नाम नहीं लिया और किसी को छोड़ा नहीं, किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहे, किसी के बारे में कंटेम्पचुअस कोई एक शब्द नहीं है, और एक एक चीज खोल के रख दी 1935 से लेकर के और आज तक की। यानी कि आप देखिए 90 सालों की यात्रा, और उस सारे में जो जो चीजें आज सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा डिमीन किया जा रहा है नेहरू को एक प्रोजेक्ट के तहत, और सबसे ज्यादा डिमीन किया किसको जाता है, गांधी की विचारधारा को, सरदार पटेल और नेहरू के संबंधों को जिस तरीके से वो मिसअप्रोप्रिएट किया जाता है। एक एक चीज को लेकर के जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा, और आपने जो एक गजब की दिखाई, ये जो आखिर वाली जिसमें उन्होंने कहा कि जो चीज मुझे कभी नहीं करनी चाहिए वो कंप्रोमाइज विद आरएसएस, ये उसका सार है। और आरएसएस क्या है उसको उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया, उसको उन्होंने प्रतीकों के सहारे ये बताया कि उन लोगों में क्या क्वालिटीज थी। गांधी जी कैसे इतनी बड़ी अंग्रेज सल्तनत से लड़ गए। गांधी किससे लड़ रहे थे? गांधी केवल अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, गांधी इस देश के एलीट से लड़ रहे थे। गांधी इस देश में जो तमाम रजवाड़े थे उनसे लड़ रहे थे, उनके नौकरशाहों से लड़ रहे थे, उनके जो भी मुंशी और ये सारे होते उनसे लड़ रहे थे, एक बहुत बड़े सत्ता प्रतिष्ठान से लड़ रहे थे, एक पूरे इकोसिस्टम से लड़ रहे थे, और उनके पास हथियार क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग है, आशीष भाई सुनना चाहिए। उन्होंने कहा केवल दो ही हथियार थे, एक तो सत्य का था और एक अहिंसा का था। सत्य और अहिंसा के जरिए उन्होंने इतने बड़े उसको नेस्तनाबूद कर दिया अंग्रेज शासन को। और आज के दौर में फिर वो ये बात कहते हैं कि आज मैं जो कर रहा हूं, मैं पॉलिटिशियन हुई नहीं, मैं तो सत्य का साधक हूं। मुझे कोई राजनेता मानने तो ये उसकी वो है, मैं नहीं हूं राजनेता, मैं केवल एक आई एम ए ट्रुथ सीकर, सत्य का साधक हूं, सत्य का खोज करता हूं, आप कह सकते हैं। और मेरा राजनीति से कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है, केवल और केवल बेसिकली मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर सच्चा नेतृत्व साहस के साथ, जिज्ञासा और करुणा से उपजे। सिंबॉलिकली देखिए, सच्चा आज क्या है, सोचिए, करुणा, सुबह से शाम तक नफरत, और जिज्ञासा तो आज की तारीख में सारे के सारे जितने देश की भी वैल्यूज थी उन सबको तो खत्म करके नई जिज्ञासा क्रिएट की जा रही है। नाले से गैस बनानी है, वो जैसे आप कई बार तमाम उदाहरण देते हैं, उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी कीमत हो सत्य के साथ समझौता नहीं कर सकते, और मैं जो आज काम कर रहा हूं वो देश के लोगों को केवल डर निकाल रहा हूं, लोगों को कह रहा हूं कि केवल डरो मत। बहुत ही शानदार बात उन्होंने की, और कहा यही काम नेहरू जी और गांधी और अंबेडकर और सरदार पटेल ने भी यही किया था, और कहा कि लाखों लोग थे, लेकिन उन्होंने यही काम किया कि तुम जीत सकते हो, तुम लड़ सकते हो, तुम डरो मत, डर को छोड़ के आगे बढ़ो। जैसे ही डर निकला अंग्रेज बाहर हो गए। तो उन्होंने सिंबॉलिकली ये कहा, और उसके बाद उन्होंने 1935 का जो उदाहरण दिया कि उसमें तमाम जो राजाओं के ये थे, जितने भी दीवान और सब छोटे छोटे रजवाड़ों के, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर के उनके नौकरशाह क्या करते थे क्या नहीं, और फिर धीरे से एक लाइन सरका दी कि आज भी अडानी और अंबानी वही तो कर रहे हैं। तो वही कर, पूरे का पूरा इंटरव्यू नॉन पॉलिटिकल है, और इससे सीवियर पॉलिटिकल नहीं हो सकता। हाँ, नॉन पॉलिटिकल होते हुए कंप्लीट नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, पॉडकास्ट जो भी आप कहें अंग्रेजी की भाषा है, लेकिन इससे सीवियर वो नहीं हो सकता। और बिल्कुल टू दी पॉइंट, इतने सहज भाव से, इतनी सरलता के साथ, और एक फिलॉसफी और एक आइडियोलॉजी। और वो पढ़ नहीं रहे थे, माफ कीजिएगा, उनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। आप तो इंटरव्यू देते हो तो आपको पता है किस तरह के इंटरव्यू, कितने सेट लगते हैं, कितने कैमरे लगते हैं, व्हाइट हाउस में भी टेलीप्रॉम्प्टर लगता है, सारी चीज। एक भी शब्द उस व्यक्ति ने पढ़ के नहीं बोला, देयर वर नो नोट्स। तो उसको पढ़ करके केवल लोगों को ये विचार करना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या है। राहुल गांधी की इनबिल्ट फॉल्ट लाइन्स हैं, देयर इज नो डाउट। आपने बिल्कुल शुरुआत में ही कह दिया कि काश ये हिंदी में होता, लेकिन क्यों होता? हाँ, क्यों होता? यही तो फॉल्ट लाइन है। जो चीज आज क्या हो रहा है लगातार, कि नेहरू जी को लेकर के जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बनाया गया झूठ के सहारे,
गांधी जी को लेकर के, गांधी के ऊपर उनको पिक्चर पे गोली चलाई जाती है, वो क्या चीज है? उस पे पहली बार कांग्रेस का कोई बड़ा नेता और खुद राहुल गांधी उस पूरी लिगेसी को डिफेंड करते हुए पहली बार नजर आया आपको, बिल्कुल एक प्रोफेशनल अंदाज में, और उस सारे को अंग्रेजी में दे मारा। तो मैं 70-75% जो लोग हैं उनके तो उस रीच से वैसे ही बाहर हो गया। हाँ, आज का जो पॉडकास्ट है अगर ये हिंदी में होता तो आप सोचिए क्या होता। लेकिन ये दिक्कत है कि वो अंग्रेजी में बहुत, इज नॉट ए ग्रेट कम्युनिकेटर हिंदी में। तो अंग्रेजी में उन्होंने जो कुछ कहा है, मुझे लगता है हर आदमी को कोशिश करके उसको सुनना चाहिए, और केवल एक समझ बनाने के लिए कि किस व्यक्ति की आइडियोलॉजी क्या है, फिलॉसफी क्या है, जीवन दर्शन क्या है, और आम आदमी को वो किस तरीके से देखता है। उसमें एक सेंटेंस बड़ा शानदार कहा उसने कहा कि मेरे सामने चाहे बिल गेट्स हो, चाहे मेरे सामने चेतराम मोची हो, सुना देता मेरे हूँ लिए अभी दोनों आगे बराबर। मैं सुनाई देता हूँ, लेकिन मेरे लिए 32 मिनट में पता है क्या था सबसे बड़ा हाईलाइट? वो सच के साधक हैं, खोजकर्ता हैं। मेरा एक ही उसूल है भैया, सच बोलो, किसी का अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। एक लाइन मुझे पसंद आई, मैं उस एक लाइन का फैन हूँ कि लोग सच नहीं सुनना चाहते। ये इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही इस देश के लिए विडंबना है कि सच नहीं सुनना चाहते। झूठ सुन करके लोग जश्न मनाते हैं, झूठ पर जश्न मनाते हैं, सच सुनना नहीं चाहते हैं। लोग, बहुत सारे लोग, ये कई बार हम और आप शो करते हैं, मैं तो हर शो में कहता हूँ, शायद ऐसी गुस्ताखी इकलौता आदमी हूँ जो करता हूँ। नहीं तो इस देश में नेता मंच से कहता है हमारे देश की जनता महान है, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, और जैसे मंच से उतरते हैं गाड़ी में बैठते कहते बना दिया ना मूर्ख आज फिर। ऐसे ही जो पब्लिक शो में लोग आते हैं, पब्लिक शो में जो भी पत्रकार है, कोई नहीं, हमारे हमारे दर्शक बहुत समझदार है, हमारे दर्शक, हमारे देश की जनता एकदम। मैं कहता हूँ भाई साहब मत देखना। कल मैंने कहा, एक शो मैंने किया हेमंत भाई, कि जो ये बार-बार लगातार डेमोक्रेटिक सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कचहरी में मामला जाता है, अटक जाता है। मैं कहा एक ही तारीख पर निपटा दो। हम भी बार-बार उससे उसी खबर पर व्यू लेकर के और 1000-2000 रुपया लेके थक गए हैं। नहीं चाहिए भई। यही होगा ना, बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं, अरे यार मुद्दा खत्म हो जाएगा तो शो किस पे करोगे? हम कहते हैं नहीं करेंगे शो। इस देश के लिए मतलब फिर तो हम भी तमाशाई हो गए ना। सर्कस दिखाओ। अरे ठीक है यार, हम कोई और खबर निकाल लेंगे, हमारी रोजी रोटी का सवाल होगा, लेकिन हम इसलिए नहीं ना कि मुद्दा लटका रहे ताकि हमको व्यू मिलता रहे। खैर, वो सच वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। मैं आपको एक क्लिप और सुनाता हूँ। चलिए सुनाइए भैया अगला। आजकल लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते, हम्म, but somebody has to tell it. As a politician, if you frame it that way, it's easier to say, भाई आप ये सुनना चाहते हो, बता देता हूँ. But my soul doesn't let me do it. You know, I just can't. And I'm like, okay, I'll take the hit. I'm happy to take the hit. But I'm not going to veer off from the truth because you want me to. It's like एक प्रकार की, I don't know what it is. आई एम हैप्पी टू टेक द हिट। ये लाइन बड़ा उसके आगे जो है ना कि सच नहीं सुनना चाहती, ये उससे जुड़ता है। सच जो बोलता है उसके साथ यही होता है। जब सामने वाला दर्शक सुनना नहीं चाहता, श्रोता सुनना नहीं चाहता, दर्शक सच देखना नहीं चाहता, श्रोता सच सुनना नहीं चाहता, और आप पड़े रहोगे नहीं हम सच बोलेंगे, सच दिखाएंगे, तो आप गाली खाएंगे। यही होता है, यही राहुल के साथ भी होता है। हेमंत भाई एक और सुना देते हैं, दो टिप्पणी, दो क्लिप पर इकट्ठे आपका वो लेंगे रिएक्शन। एक अगला भी प्ले कर दीजिए, दो सुना दीजिए। We were in a much harder situation in 1935 than we are today. We were ruled by the British. The large mass of India ruled by the British. It was a partnership between the British and the Maharajas, between the Maharajas' bureaucracy, between the Maharajas' armies, between the Maharajas' business system and the British. And the Indian people were completely squeezed. In some ways similar as to what's going on today with Adani, Ambani and stuff. But we were much more courageous at that time than we are today. Today, what is missing is certainly at the leadership level and also overall, people are scared, right? And these people were not scared.
हेमंत भाई, कितनी अद्भुत बात है आशीष भाई, सच को लेकर के, कि देखिए सच जो है उसके साथ आज मैं भी कोई समझौता नहीं करना चाहता, मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती, लेकिन हकीकत है कि लोग सच सुनना नहीं चाहते, एंड आई एम टेकिंग द हिट, आई हैव टू टेक द हिट, ही इज नॉट टेकन, ही इज रेगुलरली टेकिंग इट, और लेते रोज। रहेंगे, क्योंकि झूठ के साम्राज्य में सच की जगह नहीं बची, और अगर कोई सच बोलेगा तो वो वही हाल होगा जो अपनी टाइमलाइन पे अपना दोनों का रोज होता है, वो कोई खास बात नहीं। उससे भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने एक और कही, जो सेकंड क्लिप में आपने बहुत ही शानदार दिखाया, और आपने जितने शॉर्ट टर्म में इसको काटा, इसके लिए भी आपको साधुवाद दूंगा, आपने मेरे ख्याल 10 ही मिनट में कर दिया सर। उन्होंने जो ये कहा कि उस समय 1935 के जो हालात थे वो ज्यादा भयावह थे, तब भी अंबानी और अडानी तमाम थे, लेकिन तब के लोग कायर नहीं थे, वो डरते नहीं थे। कितनी गजब की बात उन्होंने कही कि हालात इससे बदतरीन थे, लेकिन लोग डरते नहीं थे, कायर नहीं थे, और जो गांधी और नेहरू इन सब लोगों ने क्या किया, उनको एक आवाज दी, उनको डर से बाहर निकाला, और डर से बाहर निकलते ही बाकी काम लोगों ने कर दिया। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा, क्लिप तो हमारी छोटी थी, मैं पूरा रेफरेंस बताता हूं, उन्होंने कहा गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल और बोस, इन सारे महान नेताओं ने देश को क्या सिखाया, डर से दोस्ती कैसे करें, डर को अपना बना लो। उन्होंने कहा कि समाजवाद नहीं, राजनीति नहीं, उन्होंने देश को केवल एक ही चीज दिया, साहस। ये कहा उस जो पूरी क्लिप है उसमें उन्होंने कहा गांधी ने सत्य के अलावा किसी और चीज के बिना एक साम्राज्य का सामना किया। ये पूरी क्लिप जो है वो उस रेफरेंस में है। नेहरू ने भारतीयों को उत्पीड़न का विरोध करने और अंततः स्वतंत्रता का दावा करने का साहस दिया। डर, साहस, जीत। देखिए ये क्रोनोलॉजी, ये एक दार्शनिक अंदाज है। बिल्कुल ठीक कहा कि मैं पॉलिटिशियन हूं, और ये बात मैं आपको सैकड़ों बार अपने शो में कह चुका हूं, जिसके लिए हमारी ट्रॉलिंग पे होती है लगातार कि वो पॉलिटिशियन नहीं है भाई। आज उसने पहली बार स्वीकार भी कर लिया, तो इसमें क्या खास बात है। और जो आपने जिस पॉडकास्ट का जिक्र किया, उस पॉडकास्ट जो 197 मिनट का है, पता नहीं कितना, उस दिन भी हमने लाइव किया था, मैंने, आपने और भाऊ ने, उस दिन भी हमने उसकी तमाम वो चीजें की थी। उसमें एक भी शब्द मौलिक नहीं था, एक भी शब्द। और आज ये जो पॉडकास्ट, जो भी मैं दर्शक साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा वो देखें इसके बाद, तो तय मान के चलिएगा जो व्यक्ति उस पॉडकास्ट को एक निरपेक्ष भाव से देखेगा, उसके दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी कि पप्पू कौन है और पप्पू क्या होता है, मौलिकता क्या होती है, छद्म क्या होता है, कृत्रिम क्या होता है, लिखा हुआ पढ़ना क्या होता है, और आत्मा से बोलना क्या होता है। अभी उन्होंने क्या कहा, आप और मैं कभी सोच सकते हैं इस देश में जिस तरह के प्रोपेगेंडा किया गया है कि राहुल गांधी कभी आत्मा की भी बात करेगा। और क्या कहा उन्होंने, माय सोल डजंट परमिट, कि मैं झूठ बोल नहीं सकता। मतलब ये एक पॉलिटिशियन के मुंह से आपने आखिरी बार कब सुना? मॉडर्न डे में जब से मैं आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, बता दीजिए कब सुना? कभी अटल जी भी इस तरह की बात नहीं करते थे, हालांकि वो बौद्धिक थे, दार्शनिक थे, लेकिन अपनी फॉल्ट लाइन को स्वीकार कर लेना कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं भाई, मैं झूठ नहीं बोल पाता हूं, मेरा नुकसान होता है इससे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं करूंगा जो सब करते हैं। तो ये स्वीकारोक्ति भी है और लोगों को एक तरीके का दर्शन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न का विरोध जब होगा और डर के आगे जीत की भावना जब होगी तो देश को आजादी मिल गई। और धीरे से, कोई किसी के बारे में इलविल नहीं, कुछ नहीं, और अंबानी अडानी को धीरे से वहां भी लपेट के छोड़ दिया। तब 1935 में भी अंबानी अडानी थे, आज उनका रूप और स्वरूप और उनका आकार बदल गया। और जिस तरीके से सच पर जोर है, तो इसका दूसरा मतलब समझ लीजिए, एक तरफ सच और दूसरी तरफ क्या। और 11 साल के अंदर झूठ को ही एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के तहत नया एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि यही सच है। झूठ सारे को, झूठ का जो है, झूठ को लीगलाइज किया गया है। झूठ को इस देश में लीगलाइज किया गया। मैं, आपने कहा कि किसको सुना सच बोलते हुए, तो मैं तुरंत सोचने लगा, जितने नेताओं को हमने देखा है उनको सोचने लगा, तो मुझे एक नाम आया, इसलिए चर्चा में आया, तो मैं चर्चा कर दूं, क्योंकि उस नेता की बेटी राहुल की टीम में है। उस नेता का नाम है शरद यादव। शरद यादव अदालत में पेश हुए, वो जो पैसा लिया था हवाला, वो जैन हवाला का अकाउंट डायरी में जिसमें नाम आया, तो इनको भी जो है मिला था पैसा। इकलौता नेता था जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक्सेप्ट कर लिया, कहा हमने लिया है। और फिर कहा क्या वहां पर शरद यादव ने कि हम अभी बाहर निकलेंगे अदालत से, गेट पे कोई हमको मिल जाएगा, कहेगा 2 लाख रुपए है, रख लीजिए, तो हम वो भी रख लेंगे, हम पार्टी चला रहे हैं।
पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब हम इतना कहाँ पर, मतलब हमको क्यों दे रहा है, हमको दे रहा है कि आप रख लीजिए, आपको हम दान दे रहे हैं, हमने रख लिया भाई। तो शरद यादव उस अंदाज में थे। शरद यादव को मैं इस दौर में, मतलब अगर जो कहते हैं बहुत तीखा पॉलिटिशियन, एक बार उनको गणेश जो गणपति उत्सव होता है उसमें बुला लिया लोगों ने बतौर अतिथि, हेमंत भाई, और उनके हाथ में माइक दिया। गणपति उत्सव में बुलाया, माइक दिया, कहे क्या, सबसे बड़ा शोषक इस अगर कोई समाज में है तो ये गणपति है। इतना भारी भरकम शरीर लेकर के इतने छोटे से चूहे की सवारी करता है, ये सबसे बड़ा शोषक है। लोगों ने वहां पर उठा लिए टमाटर पत्थर। बड़े मुश्किल से आयोजक वहां से शरद यादव को निकाले, कहे कि हमसे गलती हो गई कि हमने इनको बुला लिया। बाद में लोगों ने कहा कि आप लोगों की गलती है, आपने जब पता है शरद यादव के बारे में, शरद यादव जहां देखेंगे सिस्टम के, जहां गणपति पूजा तो गणपति को ही कहे सबसे बड़ा शोषक, गए थे गणपति उत्सव। तो एक आध ऐसे बिरले एग्जाम्पल्स थे, इस पे मैंने रखा। अगली क्लिप प्ले करिए जरा, राहुल गांधी की अगली क्लिप प्ले करिए। There were millions of people who stood against the British. Many of them died. Many of them ran away. Many of them colluded. And these people were persistent. They kept standing there. They didn't back down. And that's why you view them as leaders. Savarkar's picture would have been up here if he hadn't signed that letter. The British unselected Savarkar. They broke him. That's just what happened. They couldn't break him. They couldn't break him. They couldn't break Patel. They couldn't break Bose. They couldn't break Ambedkar. Simple. So leadership is always about standing against the pressure. अदालत में कई मुकदमे हैं, लेकिन देखिए सच यही कह रहे हैं ना कि मुकदमों से सच अगर बोलना छोड़ दे कि मुकदमा हो गया है, तब तो कोई भी शोषक, कोई भी तानाशाह कहीं भी जन्म ले सकता है। एक मुकदमा करवा दिया, ताकत है तो सच बोलना छोड़ दें हम, यही मतलब है ना। उन्होंने क्या कहा, सावरकर भी यहाँ हो सकते थे अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए होते, माफीनामा नहीं लिखा होता, क्योंकि सावरकर टूट गए, गांधी नहीं टूटे, नेहरू नहीं टूटे, बोस नहीं टूटे, पटेल नहीं टूटे, अंबेडकर नहीं टूटे, और जो टूटता नहीं वही लीडर होता है। कितना सिंपल, सो सिंपल, अगर मैं कहूं तो हिंदी में अगर इसको जो हम बताए, इतना सरल व्याख्या और कुछ नहीं हो सकता है लीडर का। जो प्रेशर में न टूटे वो लीडर है, और जो प्रेशर में टूट जाए, जो नहीं कहा राहुल गांधी ने, वो मैं कह दूं, जो प्रेशर में टूट जाए, टूटना मतलब क्या होता है, समझौता करना, टूटना मतलब समझौता करना, जो प्रेशर में समझौता कर ले वो डीलर है। राहुल गांधी को यह भी आगे बताना चाहिए था, वो अधूरा छोड़ दी। लीडर और डीलर का बेसिक डिफरेंस, लीडर और डीलर ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। डीलर प्रेशर में समझौता करता है, लीडर प्रेशर के आगे खड़ा होता है, रीढ़ एकदम सीधी होती है। हेमंत भाई आ गए सावरकर से। इसमें आप एक चीज देखिए, आपने मोदी जी को 2014 से संसद में बोलते देखा, उससे पहले भी देखा, लेकिन 14 से शुरू करते, 14 से 25 तक, आज तक उन्होंने नेहरू के बारे में कितना बोला, कितना? आज तक वो उनका कद छोटा कर पाए क्या? कर सकते हैं क्या? मेरे नीचे से 4 इंच काटने से आप बड़े हो जाओगे क्या? लेकिन एक सेंटेंस केवल कहा, केवल एक सेंटेंस, और क्या कहा? देखिए, इनके पास सारा सिंदूर उद्धार का है। एक क्लेम करते थे ये सावरकर, एक सावरकर है इंडिजिनस इनका, उसके बारे में एक सेंटेंस कहा, और क्या कहा कि अगर वो उस चिट्ठी को साइन ना करते, उस चिट्ठी को, वही माफी वाली, तो उनका फोटो यहाँ नेहरू सेंटर में लगा होता। तो इसमें कहीं कंटेम्प्ट है क्या? कहीं उनके बारे में हल्का शब्द है क्या? कहीं कोई ओछापन है क्या? कहीं चेहरे पे क्रूरता है क्या? कहीं चेहरे पे वो गुस्सा और ईर्ष्या है क्या? ये फर्क है आरएसएस और दूसरी आइडियोलॉजी का। जो ये चीज समझने की है कि नेहरू कैसा मुंह, नेहरू के बारे में भाव भंगिमाएं और किस तरीके का सच और झूठ मिक्स करके पेश किया जाता है, चाहे पेरिस में कपड़े धुलने से लेकर के तमाम, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो एक सेंटेंस के अंदर पूरी की पूरी फिलॉसफी इनकी झूठी जो राष्ट्रवाद था उधेड़ के रख दिया कि अगर वो एक चिट्ठी ना लिखे होते तो उनका फोटो यहाँ होता, बस चिट्ठी, जिसको जो समझना है समझ लीजिए। इसके अलावा इनके पास कोई राष्ट्रवाद का प्रतीक स्वतंत्रता सेनानी उसका नाम बता दे, फिर सरदार पटेल को ढूंढ के ले आते हैं,
अंबेडकर को लेके, जिस अंबेडकर के पुतले जला रहे थे रामलीला मैदान में, फिर अंबेडकर के हाँ। उस पे वो करने लग जाते हैं। गांधी के उस हत्यारे कौन थे, गांधी की पूजा कौन करने लग जाते हैं। देखिए ये जो आज का इंटरव्यू है ना, इसको संचार की दृष्टि से अगर आप कहेंगे, क्योंकि मेरा और आपका तो काम मास कम्युनिकेशन का ही, मास कम्युनिकेशन की दृष्टि से ये एक परफेक्ट आर्टिकुलेशन है। अगर इसको पूरे को आप नंबर देना चाहें तो मैं नंबर देना का काम जनता पे छोड़ूंगा, दर्शकों पे छोड़ूंगा, उनका काम है। मेरा और आपका काम था विश्लेषण करना। एक मैच्योर व्यक्ति के नाते, पॉलिटिशियन अगले ने खुद ही कह दिया तो हमें उनको पॉलिटिशियन नहीं कहना चाहिए। मैच्योर व्यक्ति के नाते जिसका देश के प्रति, देश की समस्याओं के प्रति, देश के हर चीज के प्रति एक नजरिया है, उन्होंने क्या कहा कि आपको सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। देश में आर्थिक विषमताएं हैं, देश के अंदर बड़ी भारी बेरोजगारी है, देश के अंदर तमाम तरह की, वो यूथ का ये है, सब कुछ है, शिक्षा का ये है, लेकिन उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरव्यू है 32 मिनट 17 सेकंड कोई ज्यादा नहीं होते। मैं कहता हूं भक्तों को भी देखना चाहिए और उनको लेवल का अंतर देखना चाहिए कि बेसिकली एक मौलिकता क्या होती है और एक टेलीप्रॉम्प्टर से रीड करके लीड करना, रीडर या लीडर, लेट पीपल डिसाइड। लेकिन वास्तव में सुन के अच्छा लगा और बेहतर यही होता है। इसमें बस कमी एक ही है कि काश ये हिंदी में रहा होता तो ये बात बहुत दूर तक जाती और देश का हर आदमी समझ पाता, उससे जुड़ पाता। और जिस नेहरू की लेगेसी को पिछले 11 साल में डिमीन करने की कोशिश की गई है, उसको कहीं ना कहीं पहली बार एक सीरियस एफर्ट हुआ उसको रीस्टेब्लिश करने। और ये कांग्रेस पार्टी को जरूर करना चाहिए कि जो फर्जी राष्ट्रवाद है उनकी असलियत क्या है और हमारी लेगेसी क्या है, ये चीज जनता के सामने जरूर आनी चाहिए। क्योंकि आज की पीढ़ी के सामने तो जिस तरीके का पाठ्यक्रमों में बदलाव और सारी चीजें हो रही है वो आप भी समझते हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास था, इसको और भी आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि उनको अपनी जो छवि बनाई गई है, जो मार्केट की गई है बीजेपी, आरएसएस, अडानी के चैनलों और तमाम उसके द्वारा, पूरे इकोसिस्टम के द्वारा, उसको काउंटर करने का इससे बेहतर नैरेटिव कोई हो नहीं सकता कि आप एक्सटेम्पोर बिल्कुल कंफर्टेबली सोफे पे बैठे हैं, यारी दोस्ती के अंदर, जैसे मैं और आप बातचीत करते हैं ऐसे ही बात कर रहे हो। शीला दीक्षित का बेटा उनका इंटरव्यू ले रहा है, बड़ा इनफॉर्मल, इंटरव्यू भी नहीं कह सकते इसको तो गपशप कह सकते हैं, गपशप। हाँ वही। लेकिन ऐसे ही मुझे लगता है वाकई हम लोग तो कोशिश करते हैं, कई लोग मुझे जैसे कहते हैं कि नहीं वो थोड़ा सा पत्रकारिता ऐसे नहीं होती, वैसे नहीं होती, वो सूट टाई कोट, मैं खुद इस पे नहीं वो करता। आप सच दिखाओ। एक मेरे पत्रकार साथी हैं लखनऊ में, एक बार मैं कुछ लोगों को मानता हूँ कि हाँ चलो पत्रकारिता वो ना भी कर पा रहा हूँ तो भीतर से उनकी चाहत। एक बार चर्चा में कहा उस साथी ने, मैं उसको अपने दिमाग में रख लिया, पत्रकारिता की चर्चा, कहा सर जी पत्रकार कौन है? लोग कहते हैं पत्रकार है, ये पत्रकार नहीं है। जो दीवार पर कोयले से सच लिख दे वही पत्रकार है। वो कुछ ना हो, उसके पास कोई डिग्री ना हो, अगर उसके अंदर वो जज्बा है कि वह दीवार पर कोयले से भी कोयले से सच लिखने की क्षमता है उसमें और लिख रहा है, तो वो पत्रकार है। तो सच अगर बोलना है तो उसके लिए सूट टाई नहीं, सूट टाई वाले तो दिन भर झूठ बोल ही रहे हैं भैया, दिन भर मेज पे चढ़ चढ़ के झूठ बोल रहे हैं। वो तो सिंबलाइज कर दिए सूट टाई जो है। तो हालांकि मैं एक बात आपने कहा, एक क्लिप बची उस पर आखिरी रिएक्शन लेंगे और फिर पूरा का पूरा हम सुनवाएंगे पूरा ये। लेकिन एक बात आपने कहा कि कोई भाव, शत्रु भाव नहीं था, सावरकर के बारे में बात कर, इसी पर एक क्लिप हम नहीं है इसलिए मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ। नैनी जेल के विजिट की चर्चा की इसमें राहुल गांधी का। एक बार मैं नैनी जेल गया तो वहां पर जो जेल कर्मी थे, जो मतलब जो भी लोग वहां पर थे विजिट करवाने के लिए, ऑर्गेनाइजर, तो उन्होंने कहा कि वो हम आपको दिखाते हैं सेल जहां पर नेहरू जी को रखा गया था। तो छोटी सी जगह थी, वो हम देख लिए। देख कर क्या है, शायद 3 साल उस वक्त, 3 साल गुजारा था वहां से निकलते समय। उन्होंने कहा कि आपको वो दिखा देते हैं जो विजिटर्स बुक होता है, डायरी रजिस्टर जो भी होता है वो दिखा देते हैं। उसमें नेहरू ने 3 साल बाद जेल से निकलते वक्त जेल के पूरे स्टाफ को, जेलर्स को, सबको थैंक्स बोला था, सबको थैंक्स बोला था कि आपने जो हमें यहाँ पर सीख दी, जो सीखने को मिला 3 साल में, तमाम चीजों को लेकर ये भाव। इसीलिए मैंने कहा जब शत्रु भाव का आया, और ये बहुत बहुत जबरदस्त प्रहार, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं, लेकिन आज की राजनीति में इस देश में सिर्फ और सिर्फ शत्रु भाव है। जो एक विचारधारा या एक नेता के साथ नहीं है इस देश में,
वो देशद्रोही है, वो धर्मद्रोही है, वो समाजद्रोही है, सब कुछ है वो। बस एक नेता के साथ, एक विचारधारा के साथ ना होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सोचिए, नेहरू के पांवों की धूल, उस धूल को गंगा स्नान करना पड़ जाएगा अगर इनके शरीर से लिपट जाए। ये लोग कहते हैं ना कि उनके पांव की धूल नहीं है, मैं कहता हूं पांव के धूल, उनके पांव के, नेहरू के पांव के धूल पर अगर इनके पांव पड़ जाए तो उस धूल को कुंभ नहाना पड़ेगा। ये पाप के वो पुलिंदा घूम रहे हैं, जीते जागते पाप के पुलिंदा घूम रहे हैं। इसलिए मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया है भाई। राहुल गांधी का जो है वो देखा तो मैंने कहा कि बिना नाम लिए आज बता देते हैं। ठीक है, तो अगली क्लिप सुनवा देते हैं, फाइनल रिएक्शन लेते हैं। अगली क्लिप। Meaning, if I go and talk to Mr. Bill Gates, and then I go and talk to Chetram Mochi, the curiosity is the same. The interest is the same. The fact that this man is very rich, or this is a very powerful system, or this is a very big system, versus that is a very not so powerful system, not so wealthy, makes no difference to me. And that's, I think, comes from my great grandfather. It's compassion, that I'm not interested in who you are. I'm interested in what you're feeling. I'm looking for what feeling is in you. And I'm also looking for what feeling is in him. I don't really care that you're a billionaire or you're a poor person or you're whoever you are. फाइनल कमेंट। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल ओपनिंग में ये बात कही कि जो ये इस पूरे इंटरव्यू का जो नेट टेक अवे था उसको भी सिंबॉलिकली देखिए कि बिल गेट्स या चेतराम मोची, सेम कंपैशन, सेम सब कुछ, सेम संवेदनशीलता, वही महत्व, मानव मात्र का महत्व है, उसकी रईसी या गरीबी का महत्व नहीं। और किस तरीके से उन्होंने बहुत ही सरलता के साथ, ये भी एक दूसरा तरीका है कि एक देश का प्रधानमंत्री एक देश के अडानी से बात करता है। ट्रंप वाले अडानी से कल बात की, कभी आपने सुना था पहले? इससे पहले क्या है एलन मस्क, बताइए आप। होगा रईस दुनिया का सबसे बड़ी, और भारत के प्रधानमंत्री को ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ी? ये फर्क है, समझिए इस मतलब, ये कंट्रास्ट कहीं और है। कभी भी भारत का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के मंत्री से भी बात नहीं करता, हेड ऑफ स्टेट से ही बात करता है। और आप एलन मस्क के उसको इंटरव्यू, उससे जो फोन पे बातचीत की, उसको प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर वो कर रहे हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं व्यक्ति कि मेरे लिए चेतराम भी उतना ही महत्वपूर्ण है और मेरे लिए बिल गेट्स भी उतना ही। ये सोच और ये अपब्रिंगिंग का फर्क, ये संस्कारों का फर्क, ये इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। और उधर क्या है, एहसास से कमतरी हर चीज, उसको काउंटर कैसे करते हो, हर एक व्यक्ति को डिमीन करके जो आपके सामने। आशीष चित्रांशी के बारे में वो नेगेटिव, हम सब जो सवाल पूछते हो देशद्रोही, सब राहुल गांधी ने हकीकत बता दी, आईना दिखा दिया, तो फिर देशद्रोही हो गया, सारी बात होगी। लेकिन वो बात किसकी हो रही है? वो बात हो रही है देश के अंदर जन जागरण की, देश के लोगों को भय मुक्त करने की, देश के लोगों को रास्ता दिखाने की, देश के लोगों को खुशहाली के रास्ते पर जाने की, ना कि झूठ फरेब, सांप्रदायिकता और हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश के अंदर सिविल वार कराने की। तो एक ये जो पैशन है और कंपैशन है, इसका एक बेहतरीन मिक्सचर जो है उन्होंने पूरी बातचीत में, कि क्या सोचता हूं मैं मानव मात्र के बारे में, वो कोई भी हो, इंसानियत क्या है, देश क्या है, कंसेप्ट क्या है, नेहरू कौन थे, सरदार पटेल कौन थे, और वो सारी की सारी विचारधारा क्या थी, और आज आप कहां हैं। ये कुल मिला के इतना सा लबोलुआब है। कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, कोई रिटन टेक्स्ट नहीं है, कोई दुनिया भर के कैमरे नहीं लगे हुए, कोई बड़ा वीडियो एडिटर नहीं है, जैसी बातचीत हुई आपके सामने रख दी। ये उसके बावजूद पप्पू वही है, उसके बावजूद भी पप्पू वही है। ये केवल भारत में संभव। वो आज भी आपने कहा ना कि अंधभक्त भी देख लें, अरे देखेंगे तो सिवाय उसके कि कुछ पता नहीं है, अपने ये देखो परिवारवादी नेहरू की तारीफ में लगा हुआ है, वो करेंगे। देखो आप, जो अंधभक्तों को कभी हम सलाह नहीं देते, अब बंद कर दिए, क्योंकि जो अपने बाबूजी की नहीं सुन रहे तो हमारी कहाँ सुनेंगे और राहुल गांधी कहाँ सुनेंगे। अपने घर में अपने बाबूजी की सुन ले पहले, तब तो हम कहें कि नहीं भैया राहुल को सुन लो। वो तो खाली एक जगह से सुनते हैं, वहीं सुनते हैं बस, और कुछ नहीं सुनते होते। हम पूरा आपको चलते चलते पूरा प्ले कर दे रहे हैं, पूरा आप सुनिए। क्योंकि आज जो है लोग कहते हैं ना कि चेहरे से नकाब हटा दिया, हमने इसीलिए नहीं लिखा कि चेहरे से नकाब हटाया।
वो अंबानी, अडानी, संघ, सावरकर, मोदी, इनके ऊपर से रजाई हटाइए। नकाब हटाने पे खाली चेहरा दिखता है, रजाई हटाने पे नख से सिख तक सब दिखता है। तो आज जो है इस इंटरव्यू या जो भी आप कहें, इसमें नख से सिख तक सब दिखा दिया है। आप देखिए, सुनिए, समझिए इसको। हम भी अंग्रेजी में तो थोड़ा ज्यादा मेहनत, अंग्रेजी में तंग है तो ज्यादा मेहनत हमको भी समझने में लगी है। इसीलिए हम आपको भी सुना रहे हैं कि आप भी वो पीड़ा महसूस करें। राहुल गांधी थोड़ा इनको भी, इनके ऊपर भी जाए लोड कि भाई हिंदी में बोला करें, तो पीड़ा आप भी महसूस करिए। अंग्रेजी में बोलते हैं, इस देश के बड़े हिस्से को कम्युनिकेशन से आउट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी, चलते चलते फिर ये आलोचना में करके ही खत्म करूंगा। चलिए भैया, प्ले कर दीजिए, पूरा पूरा का पूरा 32 मिनट प्ले कर दीजिए, चला दीजिए। But I can see a strain coming from Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, my father. And the strain is that your purpose in life is to search for the truth. Even I don't view myself as a politician. I'm a seeker of the truth. I seek in everything I do. My grandmother told me that we've always had dogs. And it's just been a thing in our family that we always have dogs. The dogs are almost like family. I suddenly disappear. You find Jawaharlal Nehru sitting here. क्या पूछोगे उनसे? I say to him, tell me the one thing that you think I should never ever do. And I know the answer to that. What is that? Compromise with RSS. नमस्कार, वेलकम टू द नेहरू सेंटर। नेहरू सेंटर में आपका स्वागत है। और आज एक विशेष व्यक्ति से हम लोग बात करना चाहते हैं। मैं उनका थोड़ा परिचय अपनी तरफ से दे दूं। उनका नाम है राहुल गांधी। पिछले 20-25 साल से देश का राजनीतिक पटल आप माने तो उसमें बहुत प्रमुख रूप से अपनी एक भूमिका निभाते रहे हैं। तो राहुल जी, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। आप पार्लियामेंट चल रही है उस बीच में समय दिया, इट्स रियली ग्रेटफुल। आपका क्योंकि परिवार रहा है, स्वाभाविक नेहरू जी से जुड़े रहे हैं। व्हाट आर योर फर्स्ट मेमोरीज ऑफ हिम? फैमिली में कैसे उनके बारे में सुना, क्या सुना? इंदिरा जी से सुना, राजीव जी से कुछ, समथिंग फ्रॉम सोनिया जी? I've never been asked that question before, and when you're asking me that, he was everywhere. Mhm. And later I realized that in a lot of the things that my grandmother used to say to me, and the way she used to think about things, it came from him. अच्छा, But if you were to ask me what is my first memory, when did I first hear of him, I can't really tell you. I don't have one memory. And also, I mean, my grandmother would talk about him as Papa, you know, as पापा father. या पापू? Both. Both. Okay. I mean, to me, she would say my Papa or Papu. And she would talk about him just as a, you know, like the same way I talk about my mother or my father, and experiences, you know, that, for example, he really liked the mountains. Then I remember we were in Kashmir once, and she said, oh, you know, he almost died. He fell into a glacier. ये कब की बात है? Long, I think he had gone trekking, and then he had fallen into some glacier, and then when he was prime minister? no, much before. Much before. Yeah. So that story I remember, but I can't place which was the first time I heard of him. Also, the other thing that's underestimated, that the sense I got is that Jawaharlal Nehru was fundamentally shaped by his father. So his father also had a very important role in who he was and what he became. Underestimated role. Motilal And Ji. yeah, Motilal Ji. And his father was a very particular type of person. When you know, when Gandhiji was thrown out of the train in England, so my great grandfather and his cousins decided that they would go to the railway station, Allahabad railway station, and throw some Britishers out of first class. अच्छा, Yeah. You know, so they went there and they pulled some Britishers out and threw them out of first class. It's not known, हाँ, but that was his spirit was very interesting. He was a very unconventional person, you know, and he shaped, it's very clear to me that he shaped my great grandfather. This idea that is very deep in my family, that politics is actually about truth, and that the idea of having an image of you, a public image of you, is a fundamentally flawed idea. No matter how beneficial it might be, it's a fundamentally flawed idea. That is the central idea that Gandhiji, of course, completely lived by and took. And parallelly, Jawaharlal Nehru was also doing that. You know, I mean, I in his autobiography, I think, or one of his books, he writes that, you know, one of the things that's made me happiest in my life is that I've always had the courage to tell the truth. Yes, know? yes. He says that. I've So said it is this idea that, to me, is actually Nehru. Rahul, another thing, now that you've been telling me this, and I think
एक बड़ा इलाका खुलता है। जैसे जैसे आप बड़े हुए, कैसे कैसे ये कहानियां which came from more of a personal side of इंदिरा जी, पंडित जी and others, और स्वाभाविक है कि since they were all political people and came through a great tumultuous period, politics must have been as much a part of their life as anything else. How did you come to start knowing, say, the political Nehru, the political Motilal? वो ट्रांजिशन कभी फैमिली में हुआ या No, कभी there was बातचीत में हुआ? there was no political Nehru. Okay. There was no political Indira Gandhi. Mhm. They viewed the world as completely connected. Mhm. So they did not view themselves as being politicians. If you were to ask me how they viewed themselves, all of them. I never met my great grandfather. I never met Motilal ji, but I can see a strain coming from Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, my father, and the strain is that your purpose in life is to search for the truth. And that's really how you view yourself. No matter what you do, that's the frame. My grandmother did not view herself as a politician. If you were to ask me, she viewed herself as somebody who was living their life and had multiple things that they were doing. And the idea that, there's no way you can take a Jawaharlal Nehru and encompass him by politics, right? Because my immediate response to you would be, okay, what about author? What about prisoner? What about resistor? What about, friend? So even I don't view myself as a politician. Other people say you're a politician, but no, I'm a seeker of the truth. I seek in everything I do, right? And I think that's a much better frame to understand them. The other strain that is there, and again it was there in my father, it was there in my grandmother, and it was there in my great-grandfather, which is that they're not interested in what you think of them. They're not interested in what you will think of them. They're interested in action. They're interested in, I'm doing this now. And this is correct for me to do now. I'm not incentivized by what you will think of me 20 years from today or 30 years from today. So that other strain, right, that you're searching for your truth, which is why Mahatma Gandhi became such a big part of my great-grandfather's life. Because it was a collective journey with Mahatma Gandhi as sort of, in the Indian tradition, as the guru, as the guide. But these two strains I see very clearly, that they don't really care what people will think of them. They will not be, they're not acting because people think they should act like that, never. They're acting because this is what we think is true. Now they might come to what is true by listening to people. ठीक बात है। मतलब वो सच कहां से आएगा, वो जनता से आएगा, खुले दिमाग के खुले दिल के लोग। हाँ, right? I think ये अच्छा हुआ, because lot of things about Pandit ji also and later on Indira ji also, although suddenly start opening up in front of me. जैसे I think the bravery, the bravado, the honestness in many of Nehru ji's letters. आजकल अगर आप देखें, I don't want to compare him with anybody. I don't think Nehru is really comparable. But करें तो कहीं वो नहीं मिलता है. I think the kind of way in which he said things which he wanted to, even confront people, even with his very, very close friends. For example, much of that is made out between Patel and Nehru is because they opened up their hearts to each other, and I think they were much more honest than many of us would ever dare to be. I think a lot of that opens up a very new line into thinking about Nehru. Patel and Nehru, they were friends, and they were great friends, but they had disagreements on direction. And that's perfectly fine. That's perfectly fine. Even Mahatma Gandhi and Nehru had some differences on direction. But these two strains I clearly see, and I see them in myself also. They are damaging also politically in today's context. कैसे? Because आजकल लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते. But somebody has to tell it. As a politician, if you frame it that way, it's easier to say, भाई आप ये सुनना चाहते हो, बता देता हूँ. But my soul doesn't let me do it. I just can't. And I'm like, okay, I'll take the hit. I'm happy to take the hit.
but I'm not going to veer off from the truth because you want me to. It's like ek prakar ki, I don't know what it is. Pandit Nehru did both during the freedom movement and as Prime Minister. He did a lot of things that conventionally anybody who's a normal politician would not have dared to do. You know, his work on the way he looked at inequality, his work on tenancy reform, his work on zamindari, his work on economic policy, his work the way he restructured the whole of India. And I think, I mean, he did some outstanding and absolutely remarkable work, in spite of whatever people, go around saying. And I think that's why he was always much more of a statesman than anything else. How is it he was able to finally, get a country that comes out of colonialism, that's much more, I wouldn't say backward looking, but say much more traditional at that point. We've always been a very, very religious society. Superstitions have always been there. How is it that, because you're saying that, today you said sometimes वो सच्चाई शायद लोगों में ना उस तरीके से जा पाए. And as you said, you also sometimes feel कि उसका एक backlash आता है या political success नहीं आता. How is it that somebody like him was able to do that? And perhaps is it because India as a society, as a voters, we've changed slightly, या थोड़ा माहौल कुछ वैसा है? I mean, where do you peg it? Because आप तो इतना घूमते हो ना, आप connect करते हो लोगों से. We were in a much harder situation in 1935 than we are today. We were ruled by the British, the large mass of India, ruled by the British. It was a partnership between the British and the Maharajas, between the Maharajas' bureaucracy, between the Maharajas' armies, between the Maharajas' business system and the British. And the Indian people were completely squeezed. In some ways similar as to what's going on today with Adani, Ambani and stuff. But we were much more courageous at that time than we are today. Today what is missing is, certainly at the leadership level and also overall, people are scared, right? And these people were not scared. I mean, their whole thing, Gandhi, Nehru, Patel, Ambedkar, their whole thing was confronting fear, becoming friends with your fear. And really that's what they taught. Nehru didn't teach socialism or politics or science. No, Gandhi didn't teach any of those things. All Gandhi and Nehru did was they told India, they showed India that you can be brave, you can be courageous. And millions of people followed them. So that to me is the difference. All human endeavor, all powerful human endeavor is a confrontation of fear. Whether you're a scientist or you're an engineer, whatever you are, if you're doing something well, what you're actually doing is confronting your fear. You're saying, okay, these gentlemen are fighting the British Empire. That is scary. That is scary. I mean, that's a very scary thing. They are going to jail, they are being beaten up. They can be killed. If the British Empire wanted to kill Mahatma Gandhi or wanted to kill Nehru, it was like, it was like that. So you are sitting there facing death. That's why these people arise. Also, Rahulji, it takes far greater strength for passive, non-violent resistance than any other. I think non-violent resistance is, you need to be probably the bravest. Samne banduk ho, lat ho, and all that you are raising is your moral unity. And it's very difficult. If you want to do non-violence resistance, then truth is your only weapon. Truth is your only. It's that Arjun story, that no matter what you did to Nehru, Mahatma Gandhi, Ambedkar, no matter what you did to them, they were not budging from the truth. That's why they became who they became. So Nehru's the idea of resistance and clarity about the truth and bravery. That's what it is. Sir, also, let me ask you one question, and whether you also got some idea from Indiraji from this. At the time of Nehru, he was one among stalwarts. I mean, as you say, probably any one of them could have become India's Prime Minister. The others were great stalwarts themselves, okay? And I think his greatness was that he was great amongst greats. I think you could have taken, I suspect that
in that time, the Congress party probably had a pool of 50 people who could all lead India. Many of them we know. Certainly Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Patel, Bose, many of them we don't know. Yeah. Right? And many were in the States. But Many were in the probably equally capable. Yeah, equally capable. Equally capable. Just in a different place in the freedom struggle. But what the freedom struggle was doing, freedom struggle was like sandpaper. Like sandpaper. Yeah. So it was just removing everything that was not truthful. If you're fighting the British and you have a single lie, they'll get you. Like today, if you're fighting the BJP and you have anything to hide, you've been corrupt or you've got anything to hide, you're finished. So what protects you in an environment when there is oppression? The truth. The reason I can say whatever I want is because the truth protects me. And I don't run off suddenly from the truth. And if I don't run off from the truth, I'm protected by the truth. So that's what these leaders were showing. That's what an Indian leader is. So Rahul ji, एक बताइए, take these leaders and the fact that while they were very popular, you know, Sardar Sahab ko le lijiye, Nehru ji, Gandhi ji, of course, even Maulana Azad, all the others, I mean, each one of them was extremely popular. They were popular in spite of many of their ideas that directly confronted many other beliefs in society, whether it's on caste or religion. Let me correct you. How come they still were able to maintain that confidence? Let me correct you. Actually, if you look at Gandhi carefully, you will find that he was extremely unpopular with the Indian elite. They hated him. Elite, yes. They absolutely hated him. The newspapers hated him. The businesses hated him. The Maharajas hated him. The British hated him. The masses liked him. Right? So, and slowly, as the masses lined up behind him more and more, then others started to like him. How come there was a particularly different kind of leadership that leads India in the 30s, 40s, 50s, and through extremely tough times, and leads them against probably the world's greatest empire the world has seen. My favorite. What's the difference today? My favorite story is Fidel Castro's story. So a journalist goes to Fidel Castro, and he says, you're a genius. And Fidel Castro says, why? American journalist. He says, why? He says, because you've found these guys, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, these guys are unbelievable guys. They're ready to die for the revolution. What is your technique? How do you manage them? And how do you find them? So Fidel Castro looked at him and said, you're an idiot. He says, I don't find them and I don't manage them. So he's like, what do you mean? He's like, no, I don't do it. Batista does it. Acha. So all I do is, I stand in one place and these people come. When Batista's army, Batista was the man he was fighting. When Batista's army comes, half of them run and the other half get killed. What's left are the people you're talking about. So it is always the attacking force that creates the leadership. It's never the leadership that is being created. This is a selection process. There were millions of people who stood against the British. Many of them died. Many of them ran away. Many of them colluded. And these people were persistent. They kept standing there. They didn't back down. And that's why you view them as leaders. Savarkar's picture would have been up here if he hadn't signed that letter. The British unselected Savarkar. They broke him. That's just what happened. They couldn't break him. They couldn't break him. They couldn't break Patel. They couldn't break Bose. They couldn't break Ambedkar. Simple. So leadership is always about standing against the pressure. Are these also part of the legacy of Nehru that inspires you or motivates you? Or is there anything else? I go with the same frame that what my grandmother told me. Nehru is the people of India. Nehru exists because of the people of India. Nehru is an expression of the people of India. If the people of India were not there, meaningless. If that connection with the people of India was not there, meaningless. Right? So to me, yes, Nehruji is an inspiration, but he's as much an inspiration to me as anybody who's doing work
fighting for the truth, standing for the truth, and not backing down. Of course, he's my relative, so I have a different feeling towards him. I have a feeling of probably a much deeper connection with him. But in Nehru, I see an open mind, a questioning mind. I see a brave person, and I see somebody who doesn't veer off from the truth. That's it. मैं एक ही लेकिन पूछना चाह रहा था कि you know, that is something I sometimes am not able to figure out in Nehru's case. He does takes part of the freedom struggle. It's a thing that involves him so much. But sometimes when you read his writings, you especially Discovery of India, which I think is his greatest book, you see a breadth and a vision and a depth that is unparalleled. Where do you think that came from? And I'm not asking his great-grandchild right now. I'm asking you as a person, as an Indian citizen, as a world citizen. ये कहाँ से आया उसमें? So if you were to take a Nehru and you were to compare him to a Gandhi, they both have massive depth and breadth in different directions. So Nehru is looking into the future. Nehru is looking around him. Nehru is looking the world around him, and he's going in. The search for internal observation. राहुल जी, एक चीज पर आते हैं, मैं सोचा कि इस पे भी जरूर बात करें. One of the greatest legacies. Sorry, final thing, and this my father also had, and my grandmother also had, my sister has, I have, which is curiosity in everything and giving value to everything. Meaning, if I go and talk to Mr. Bill Gates, and then I go and talk to Chetram Mochi, the curiosity is the same. The interest is the same. The fact that this man is very rich, or this is a very powerful system, or this is a very big system, versus that is a very not so powerful system, not so wealthy, makes no difference to me. And that's, I think, comes from my great-grandfather. It's compassion, that I'm not interested in who you are. I'm interested in what you're feeling. I'm looking for what feeling is in you. And I'm also looking for what feeling is in him. I don't really care that you're a billionaire or you're a poor person or you're whoever you are. And so that curiosity is unbounded. That's why I reacted to the politician. I'm not a politician. Right. And I refuse to be boxed into this structure that somebody just makes up and says. I'm a politician, or I'm a businessman, or I'm an academic. I just, these are labels. I don't buy them. Lot of this is how Nehru ji जब कहते हैं भारत माता कौन है, who's Bharat Mata, this is I think how he talks about. एक और चीज जो अब मैं पूछना चाह रहा था, amongst the great legacies of Nehru, and there have been many. I'm not going to talk about his economic and other legacy. Maybe we'll do it if we have time later. एक चीज जो इस समय somehow it's under question, under threat, under pressure is this whole thing of democracy. And I think that's one of the greatest things that he established. It's very easy to say कि India तो democratic हो ही जाता. And a lot of people say कि what is there, constitution talked of an election. Elections is not democracy. Having a good constitution does not ensure there is democracy. People also don't necessarily ensure democracy, even if they want a democracy. It's how the leader sets the initial patterns, how he democratizes institutions, how he instills both within himself and to the others the spirit of democracy. वो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी 3, 4, 5 चीजें थी when he really became a hero and a warrior of democracy, और इस समय जो उस पे challenges आ रहे हैं, I want to talk you to tell me a little bit about that. Again, there are two religious philosophies in India. Shaiva philosophy is completely democratic. There's nothing undemocratic about the Shaiva philosophy, right? Guru Nanak is completely democratic. Kabir is completely democratic. They do not believe in a hierarchy. They do not believe in a caste structure. They're purely democratic. So there is a very profound and deep democratic strain in India. And Gandhiji represented that strain. My great-grandfather represented that strain. Ambedkar ji represented that strain. And that is what is under attack. What is under attack is not just the democratic institution of our country. What is under attack is a particular religious philosophy that underpins that
democracy. The constitution is, the ideas in the constitution are 3,000 years old. So what is under attack is not just a book. What is under attack is a set of religious philosophies that are inconvenient to the RSS. And that is what Gandhi used to defend, and that's why he died. So what you're saying in the, that Nehru was as much somebody who imbibed or great believer in the great intellectual and philosophical traditions of the 17th and 18th centuries, as much as in the India that you all No, have. what I'm saying is that I'm saying something different. I'm saying that Nehru is much, much closer to an Indian philosophy than he is to any Western idea. Correct. But he's open to Western ideas. So he's open to science. He's open to looking at different cultures. But his foundation comes from the Indian spiritual tradition. So what you're saying is really open to modernism, as everything modernizes itself. As are all people who follow this tradition. Yeah. Who are these people? What are they doing? Why are they doing it? How are they like me? This is the Indian spiritual tradition. That's why we absorb everything. So in many senses, actually, in 47 to establish it, put it part of that, get this continuity with our ancient tradition, that's, I think, a battle or a war that Nehru fought very adequately and substantially. But इस समय जो इस पर threat आ रहा है, and many people also call it almost like an existential threat. इस समय क्या है that needs to happen, and you're calling yourself a lot of things, and I perfectly agree with that. But somewhere or the other, you're also a public person. So somewhere or the other, we also have this great duty upon our head to look at what he did in 47, 48 and continue to do that today. What a Nehru or a Gandhi did was tell India the reality of what they were facing. India was refusing to accept that for many years that they were enslaved by the British. Large majority of our elite was perfectly happy with the British, right? And what Gandhiji and Nehru said was, this is slavery. You will never be successful under the British. So in a sense, they awakened India and made India look at the truth. Now India has certain truths which India is not ready to face right now. It's going to have to face them. There's no way out. You're going to have to face them. You're going to have to develop the courage to face them. You have huge unemployment. Your entire economic system has failed. You have a complete lack of harmony in the country. These are truths. And these things are damaging. They're damaging for the future of India. So certain people have to stand for the truth and say, this is it. And they have to defend the truth. Sooner rather than later, everybody will have to face it. I mean, you're seeing today, for example, that the United States has imposed tariffs on us. It's going to have huge economic consequences. We're going to have to face it. Modi ji's hug is not going to resolve it. Right? Modi going and hugging Trump, and I mean, he gave him a dressing down out there, and and basically Modi just bowed his head and came back. So that's not the type of thing a Jawaharlal Nehru would do. Certainly. Or an Indira Gandhi would do, or Mahatma Gandhi would do. So to me, the act of politics is about publicly standing for the truth. The other thing, Nehru, which amazed me, I went to the jail, one of the jails. I think it was Naini, but I'm not sure. I happened to be going to that jail, and the jailer told me, your great grandfather was here. So I said, aapko main dikhata hu. And he took me to the cell where my great grandfather was, small little place. He was in solitary confinement. And then he said, then we looked at it, and then he said, main aapko visitor's book dikhana chahta hu. He showed me the visitor's book. And now that visitor's book is written by Nehru when he's leaving jail, probably a 3-year term or something. And what do you think he's saying in that book? He's thanking the jailers. Acha. Yeah. And he said, thank you for giving me such a great time. Thank you for teaching me so much. Thank you for everything you've done for me. Now, so these people had no enemies. They didn't view the world as me and my enemy. They understood very well that there were forces that were resulting in what was going on. And what you had to fight was the forces. मैं कह रहा हूँ दो चीजें जो नेहरू जी के बारे में lot of people know, a lot of people don't, is that there are many shades to his personal life. I think 2 things that stand out. One is his pets, and I think that's something which is in part of your family's tradition. Indira ji के पास रहे हैं, आपके पास रहे हैं. Tell us a little bit about that from Nehru's time to yours. Now that you say it, one of the first times I heard about
my great grandfather was when my grandmother told me that we've always had dogs, अच्छा right? And it's just been a thing in our family that we always have dogs. There's never been a time in my life where we haven't had dogs. Mhm. And we are very fond of all animals. Going to the forest, seeing wildlife. My mother does bird watching in her garden. She knows all the birds, all the plants. So that curiosity has been there. The dogs are almost like family. Have you kept pets Yeah, other I've than got dogs? pets other than dogs. We had a parrot, cat we had, rabbits we had once. Okay, and any traditions of food and all that come from Panditji's time, or from your family traditions in your? Yeah. At lunch we always have desi food, Kashmiri food. Acha. Often, yeah. अच्छा So dum aloo, khatte aloo, kofta, some types of bhindi. There's a bunch of things that my mother does. अच्छा, and in Indraji's time also? Same, that was always. there? Okay. Yeah. So, and how do you get cooks to make that? Oh, it's handed down. So our cook was taught by the earlier cook, was taught by the earlier cook, was taught by the earlier cook. Yeah, so that's there. So in many senses, Nehruji remains in many ways in your Yeah, our family. tailor is the great grandson. Mama's tailor is the great grandson of the gentleman who invented the Nehru jacket, who was my great grandfather's tailor. Yeah. Oh, अच्छा. Wow. Yeah. I think So he made the Nehru jacket. He made the Nehru jacket. Oh. What these days some people try and name it as somebody else. Yeah, exactly. Exactly. Because हम लोग तो उसको नेहरू जैकेट ही जानते थे. Finally, राहुल जी पूछना आजकल उस पे नरेंद्र मोदी नाम लिखता है. हाँ भाई. Final question, Rahul ji. Suppose suddenly there is a flash. Oh, there's one other thing that Dadi taught me that went into my head and I just follow, which she said she got from my great grandfather, was that whatever happens, do 1 hour of exercise every day. हाँ अच्छे. वो एक सवाल मैं भूल गया, पूछना चाह रहा था. So I saw that. I mean, throughout her life, I never saw a day when Dadi didn't do 1 hour of exercise ever. It just didn't योगा happen. करती थी या पता नहीं. उनका एक पीला रंग का एक मैट सा था एंड उस पे वो एक्सरसाइजेज करती थी. उसमें योगा की एक्सरसाइजेज भी थी, बट फिर वो उनकी भी एक्सरसाइजेज थी. पंडित नेहरू तो योगा करते थे. उनकी कई Again the same. I think the exercises were the same. Same. Yeah. So there was some yoga in it, but there was also just regular physical exercise. So you It do was a a little bit routine. of that or different? No, mine, I mean, I never actually listed what she used to do, and I never really knew what the full routine was. But I do my own. I do judo and I do other stuff. Okay, now you have to answer this last question. Suppose I suddenly disappear and you find Jawaharlal Nehru sitting here. क्या पूछोगे उनसे? आपको 5 मिनट मिलते हैं उससे बात करने में. क्या बात करोगे? I'd say to him, tell me the one thing that you think I should never ever do. Okay. और? And I know the answer to that. What is that? Compromise with the RSS. ठीक है. I think it's been really great, and thank you on behalf of the Thank you, Nehru thank you. Center. तो सुन लिया आपने पूरा का पूरा इंटरव्यू. अब हमें आप इजाजत दीजिए. कल हम फिर आएंगे. हेमंत अत्री साथ हमारे होंगे और कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री. नमस्कार.